हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे ट्रिनिटी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन सीरीज यूपीएससी के लिए डिस्कशन के लिए लेके आ रहे हैं, जिसको आप वॉच करिए। हम ज़्यादातर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बजाय उसकी एनालिसिस पे फोकस करेंगे और बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस, एक तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, दूसरा रिमेनिंग ऑप्शंस कौन कौन से हैं और उस पर क्या क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी वाइज हम लेके चलेंगे। तो एवरेज हम 8 से 12 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से डिस्कस करेंगे। डेली एक वीडियो आपको डेफिनेटली 100% इस पे मिलेगी और जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रिनिटी क्लासेस और हम डिस्कस करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारा। आप देखिए, मेरा जो पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी को लेके हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटी। तो वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जो मेन खूबसूरती इस प्रोग्राम की रखी गई है वो ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनालिसिस आपको मिले और उस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं, बन सकते हैं, इसको लेके डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम सहमति है। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन द गांधीजम एंड मार्क्सिज्म इज। अब देखो, इसमें से ये पहचान करनी है। अब दो आइडियाज को उठा रहा है, एक उठा रहा है गांधीज्म और दूसरा उठा रहा है मार्क्सिज्म। और इसका फोकस पॉइंट क्या है कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे अगर हम ऑप्शंस को लेके चलें तो हम उल्टा चलेंगे। पहला, क्लास स्ट्रगल, या जिसको वर्ग संघर्ष बोलते हैं हिंदी में। क्लास स्ट्रगल की बात करता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या करता है? कार्ल मार्क्स पूरी सोसाइटी को दो पार्ट में बांट देता है। एक को कहता है कि यह सोसाइटी अमीर वर्ग है, दूसरा गरीब वर्ग है। इंग्लिश में कहता है कि हैव एंड हैव नॉट्स। तो कहता है कि इन दोनों के बीच का डिस्ट्रक्शन है। दूसरा, निजी संपत्ति का उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी मार्क्सिज्म की विशेषता है। जबकि गांधी, यहाँ पे गांधी आर्थिक रूप से जो सिद्धांत देते हैं उसको न्यासिता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप देता है गांधी। तो गांधीजम का हो जाएगा क्लास स्ट्रगल की बात न करके गांधी क्लास हार्मोनी की बात करता है, वर्ग समन्वय की बात करता है। इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, आर्थिक नियतवाद, ये भी आपका मार्क्सवाद की विशेषताएं हैं। तो ये तीनों जो है मार्क्सवाद की विशेषताएं हैं, बी, सी और डी। द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, राज्य विहीन समाज इसका अंतिम लक्ष्य है। इसको जरा हम इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है। तो ये क्या कह रहा है, गौर करिएगा। अ सोसाइटी विच लैक्स फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा समाज जिसमें सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अभाव हो। स्टेटलेस सोसाइटी मतलब जहां पे जो गवर्नमेंट के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस दिखाई देते हैं वो ना हो। गांधी फिलोसफिकल एनार्किस्ट, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि राजनीतिक रूप से गांधी क्या थे। तो राजनीतिक रूप से गांधी अराजकतावादी थे। गांधी हर तरह के राज्य का विरोध करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र को भी क्रिटिसाइज किया है, डिक्टेटरशिप को भी क्रिटिसाइज किया है, मार्क्सवाद को भी क्रिटिसाइज किया है, उदारवाद को भी क्रिटिसाइज किया है। ही क्रिटिसाइज, तो ऐसा फिलोसफर जिसको किसी तरह के स्टेट फिलोसफी में बिलीव ना हो उसको हम कहते हैं एनार्किस्ट। क्लियर हो गया?
और मार्क्सिज्म भी एक क्लासलेस सोसाइटी की बात करके स्टेटलेस सोसाइटी पे जब आता है तो मार्क्सिज्म कहता है कि बाद में पहले स्टेटलेस सोसाइटी होगी फिर क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो दोनों थिंकर लगभग एक जैसी बात कर रहे हैं और यहीं पे दोनों थिंकर्स जो है आपस में मिल रहे हैं, जहां पे दोनों थिंकर ये बात करते हैं कि वो किसी तरह के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस में बिलीव नहीं करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका जवाब होगा, जो आंसर है वो आपका क्या है, एक राज्य विहीन समाज को अंतिम लक्ष्य के रूप में गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों स्वीकार करते हैं। वर्ग संघर्ष, ये तीनों जो है मार्क्सवाद की विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? वर्ग संघर्ष की जगह गांधीवाद क्या कहता है, वर्ग समन्वय। क्लास कोऑर्डिनेशन, क्लास हार्मोनी। निजी संपत्ति का उन्मूलन, इसकी जगह देता है न्यासिता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप कहते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन मार्क्सवाद की विशेषता है, न कि गांधीवाद। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये इसकी व्याख्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? देखो, हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, ये प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है। We the people of India having solemnly resolved declare India into sovereign, secular, socialist, democratic republic। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। आज के डेट में ये लाइन। अब ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन थी? तो अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहीं पे आप समझ सकते हैं कि दो वर्ड सेकुलर और समाजवादी ये शब्द नहीं थे। तो जो आपका धर्मनिरपेक्षता या कहीं कहीं मिलता है पंथ निरपेक्षता, जैसे ये सेकुलर और दूसरा सोशलिस्ट, ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म को ये भी कई बार पूछा, 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। तो अब डेट क्या पूछा कि 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या पोजीशन थी? तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। 42वें संशोधन से, इसको भी नोट कर लीजिएगा, प्रियम्बल में 3 शब्द ऐड किए गए। वो शब्द क्या थे? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?
Which one of the following statement best reflect the chief purpose of the constitution of a country? देखो, इस प्रश्न को ऐसे समझो कि ये क्या कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का हो। अब मैं सिंपल सा अभी जब शुरू किया था कहा आगे हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जब डिस्कशन चलेगा तो जरा सोचिएगा कि संविधान है क्या। तो संविधान वो किताब होती है जो किसी देश के सरकार के तीनों अंगों के शक्तियों, कार्यों और उत्तरदायित्व का वर्णन करती है। Constitution is a book which defines power, authority and responsibility of all three organs of government. और गवर्नमेंट के वो तीन ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। दुनिया का कोई भी संविधान होगा, बहुत से संविधान है, जैसे आप अगर दुनिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका, तो अमेरिका के संविधान में भी बिल ऑफ राइट्स बाद में इंसर्ट किए गए जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। मौलिक अधिकारों का चैप्टर मूल संविधान में नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ दिया गया। जब हमारा संविधान लिखा गया तो अम्बेडकर ने 50 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उसके बाद जो क्रक्स निकला। तो अब इसका इसी से मीनिंग निकाल लीजिए। इट डिफाइंस द लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार के शक्तियों को परिभाषित और सीमित करती है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से एक एक क्वेश्चंस को जब आप इंटरप्रेट करेंगे और उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली बेसिक थियरी कहाँ जा रही है और क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उससे हम इस चीज को कैच करेंगे। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे आते हैं। Which of the following is not a feature of Indian federalism? सबसे पहले संघवाद पूछ रहा है, तो संघवाद को कैसे समझेंगे? क्या है संघवाद? फेडरल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? इज देयर एनी डिफिनीशन ऑफ फेडरलिज्म? तो संघवाद की बेटा कोई परिभाषा दी नहीं है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन फॉर्म में आया दैट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम द यूएसए। यूएस ने पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया और डिक्लेयर किया कि वी हैव फेडरल स्ट्रक्चर। हमारे जो संविधान है उसका ढांचा जो है वो संघात्मक है। तो अब फेडरलिज्म की कोई परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन जो लक्षण संविधान में बताए गए, अमेरिकी संविधान की जो विशेषताएं हैं, द फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर एज द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन यहां क्वेश्चन फेडरलिज्म नहीं है, यहां क्वेश्चन है कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है। तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, संघीय इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम। ठीक है? देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, बिल्कुल है, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट्स, बिल्कुल है। जब हम 7th शेड्यूल पढ़ते हैं तो 7th शेड्यूल को डिवीजन ऑफ पावर कहा ही जाता है, और इस डिवीजन ऑफ पावर में 3 है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है? तो सेंटर का दायरा क्लियर है, स्टेट का दायरा क्लियर, तो ये भी है हमारे यहाँ। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, बिल्कुल सही है। अगर यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो यूएस का जो अपर हाउस है, उस अपर हाउस में there is total 50 states and each state has 2 representation in their upper house which is known as Senate. तो सीनेट के जो मेंबरान है टोटल 100, तो वहां इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन दिया गया
वो एज पर द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। तो हमारे राज्यसभा में क्या है, द फेडरेटिंग यूनिट में प्रोविंसेस, राज्य have been given an unequal representation, बिल्कुल है। why this unequal representation? due to population, it is the result of an agreement among the federating units। बिल्कुल गलत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं, यही आंसर है। संघीय इकाइयों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। देखो हमारा जो पहला ही आर्टिकल है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। जब इस आर्टिकल को हम इंटरप्रेट करते हैं तो पहले आर्टिकल से क्या मिलता है, पहला तो नेम ऑफ द कंट्री मिलता है। तो नेम ऑफ द कंट्री क्या हो गया, भारत और इंडिया। एंड द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा। कहीं भी किसी, इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी प्रोविंस को भारत से बाहर जाने का कोई राइट नहीं है। यूएस में इस बात को प्रूव करने के लिए सिविल वॉर हो गई थी, गृह युद्ध हुआ था उनके यहाँ, तब जाके लिखा गया कि अमेरिका टूट नहीं सकता है। इस तरह के एक्सपीरियंसेस हमारे सामने थे, इसलिए अंबेडकर ने कहीं भी इस शब्द का, फेडरल शब्द का यूज ही नहीं किया। हर जगह संविधान में क्या लिखा, यूनियन, और इसका मतलब है कि कोई भी एरिया इंडिया का इंडिया से बाहर नहीं जा सकता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अमेरिका में जब संविधान लिखा है तो अमेरिका के 13 राज्यों ने उस पर साइन किया था। हमारे यहाँ ऐसा, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि इंडिया इज सच अ बिग कंट्री, इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर रन करने के लिए हमने फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। और इस पे एक बता दूं आपको कि फेडरल स्ट्रक्चर को लेके जब ये डिस्प्यूट आने लगा तो उस समय अंबेडकर ने कहा कि देयर इज 2 टाइप ऑफ फेडरेशन इन द वर्ल्ड। पहला एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड यूएस इज द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कि स्टेट्स पहले से थे, उसमें आके आपस में एग्रीमेंट किए। तो अमेरिका इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। क्लियर हो गया, कोई समझौता हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमने पहले देश बनाया है, फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फेडरल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है। सिंपल सा मतलब है, भारत किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है जो राज्यों के मध्य हुआ है। भारत पूरा एक देश है और हम वॉलेंटरली, स्वैच्छिक रूप से अपनाते हैं क्या, फेडरल स्ट्रक्चर को। तो अंबेडकर ने इसको नाम दिया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो फेडरल स्ट्रक्चर दो तरह के हो गया, एक हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दूसरा हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसको आप कहीं बना लीजिए ऐसे, आप, मैं यही लिख दे रहा हूं फेडरेशन या फेडरल आप ऐसे बना लीजिए। फेडरल, फेडरल के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा कमिंग टुगेदर, इसका एग्जांपल हो जाएगा यूएस से। दूसरा हो जाएगा होल्डिंग टुगेदर, इसका एग्जांपल हो जाएगा इंडिया। तो कमिंग टुगेदर कौन से होगा, जिसमें राज्य पहले से होंगे और आगे समझौता करेंगे। इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो यहाँ इसको इंटरप्रेट किया गया है, आप यही लिख लीजिए, फेडरल coming together holding together एक का हो गया यूएस से, दूसरे का हो गया इंडिया। क्लियर हो गया? और ये क्या है? रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट among यूनिट्स, किसी तरह का समझौता नहीं है यहाँ। क्लियर हो गया? इसको जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में समझा जा सकता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म, पहला ऑप्शन है। दूसरा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, और चौथा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये चारों वर्ड इंटरप्रिटेशन मांग रहे हैं। देखिए, फेडरलिज्म अभी हमने आपको बताया, जब किसी भी कंट्री में एक लेवल से अधिक गवर्नमेंट हो, डुअल पॉलिटी हो, ट्राई लेवल पॉलिटी हो, 3 स्तर की राज्य व्यवस्था। ऐसे भारत, पहला हमारे यहाँ क्या हो जाता है? फर्स्ट हमारे यहाँ होता है यूनियन गवर्नमेंट, फिर हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर हो जाता है हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है? इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 2 पार्ट हो जाते हैं, पंचायत और नगर पालिका। पंचायत होता है रूरल एरिया में और नगर पालिका हो जाता है अर्बन एरिया में। क्लियर हो गया? ये आपका संघवाद का हो गया। स्थानीय स्वशासन आप सब लोगों को पता है, हमारे यहाँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्थानीय शासन जो दिया गया था या स्वशासन जो रखा गया था, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था और आर्टिकल 40 में रखा गया। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 40 में राज्य पंचायतों का गठन करेंगे, स्टेट सेल अपॉइंट पंचायत, डीपीएसपी में। उस समय सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, फिर नेशनल एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज आया। इन दोनों को इवेलुएट करने के लिए एक कमेटी बनी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो इन प्रोग्रामों को, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को इवेलुएट किया, इसके बाद 1956 में बनी थी, 1957 में रिपोर्ट दी थी, 1958 में 2 अक्टूबर 1958 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। मेन बात यह है कि उस कमेटी ने जो स्थानीय स्वशासन का शब्द दिया था, वो था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बाकी कौन कौन सेक्टर में? अभी संघवाद आपको मैंने बताया, ये ट्राई लेवल की जो पॉलिटी है, डुअल या ट्राई लेवल पॉलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं? ये संघवाद हो गया आपका। फिर आपका प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, ये आप जोड़ सकते हैं आर्टिकल 40 से। आर्टिकल 40 में जो था
वो एक डेलीगेशन का एग्जाम्पल था। जब 73rd और 74th अमेंडमेंट को यूज किया गया तो वो एग्जाम्पल किसका बना? वो एग्जाम्पल बन गया बेटा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। क्योंकि हमने पूरा शासन का एक लेयर ही क्रिएट कर दिया। जैसे हमने पावर डिवीजन 7th शेड्यूल में पढ़ा, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसी तरह 73rd अमेंडमेंट से 11th शेड्यूल इंसर्ट की गई, पार्ट 9 इंसर्ट किया गया और उस पार्ट 9 में तमाम आर्टिकल रखे गए और 11th शेड्यूल में पंचायतों के सारे काम रखे। क्लियर हो गया? तो ये जो शब्द आएगा वो आएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका इंटरप्रिटेशन होगा आगे, देखो आई गया। बलवंत राय जी मेहता कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957 and recommended the establishment of a scheme of democratic decentralization. हिंदी में होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये देखिए सॉरी, और यही आगे चल के फेमस होता है कैसे? पंचायती राज के रूप में। ठीक है, अब एक बार और एक और मजेदार क्वेश्चन आया, इससे जुड़ा आपको क्वेश्चन बताएं। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, बलवंत राय मेहता कमेटी स्टैब्लिश टू इवेलुएट, लोगों ने मार दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, गलत। टू इवेलुएट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर हो गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच पड़ताल के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी स्टैब्लिश की गई और जो उसने सिफारिश की, जो रिकमेंडेशंस की, he recommended for the democratic decentralization और later this democratic decentralization famous है ट्राई लेवल पंचायती राज सिस्टम, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। और उसमें क्या क्या बना? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत। बाद में 73rd अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जामा पहनाया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल में पार्ट 9 में इसको इस्टेब्लिश किया। तो इसके पहले 73rd अमेंडमेंट के पहले जो पंचायती राज सिस्टम चल रहा था वो स्टेट लिस्ट के अंदर एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम कर रहा था। 73rd अमेंडमेंट के बाद ये डिसेंट्रलाइज मॉडल को अडॉप्ट किया गया और गवर्नमेंट का एक टोटल लेयर ही क्रिएट किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से। और उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नाम दिया गया क्या? पंचायती राज फॉर रूरल एरिया एंड म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिका फॉर द अर्बन एरिया। और दोनों में ट्राई लेवल बनाए गए, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Out of the following statement, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. समझना है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला, an arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out the satisfaction to all. दूसरा है, a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibility are increasing day by day. तीसरा, mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. और फोर्थ है, a device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in state decline. देखो ये आपको एक काफी लंबा चौड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या कह रहा है? आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज दैट प्रिंसिपल, शब्द पकड़िए पहले, प्रिंसिपल ऑफ
कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75, उसका क्लॉज है क्लॉज 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। संसदीय लोकतंत्र का एक हिस्सा जो सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people। ये इसका आंसर। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसको कैसे समझेंगे आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक मॉडल बना के दिखाता हूँ। थोड़ा स्पेस चाहिए हमको। ये देखिए, हमने बनाया गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के बनाए 3 आर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर अगर भारत सरकार का है तो लेजिस्लेचर में लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। एग्जीक्यूटिव में हम जानते हैं प्रेसिडेंट है हमारे यहाँ नॉमिनल, और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये है रियल, और जो जुडिशरी में है सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल पे ही विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट हो जाएगा। अब ये पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? तो लोकसभा का इलेक्शन होगा, और लोकसभा में किसी एक पार्टी को या पार्टियों के ग्रुप को जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, कोलाइलेशन को, राजनीतिक दलों के समूह जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा, वो क्या बनाएगा अपना पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड दिस पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ध्यान रखिए, ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये भी पूछा हुआ। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक फॉर्म यही होता है कि जो कैबिनेट होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। और किसके लिए जिम्मेदार होता है बेटा? तो वो जिम्मेदार होता है लोकसभा। और लोकसभा में 2 साइड हो जाता है, एक रूलिंग साइड जिसके पास बहुमत बनता है, और एक अपोजिशन। तो अपोजिशन के लोग क्वेश्चन करते हैं, और जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम है जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आप गौर करेगा, पहला ही आवर क्या है? क्वेश्चन, और क्वेश्चंस का आंसर देना नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? The main advantage of the parliamentary form of government is that the executive and legislature work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without election. बताइए, संसदीय शासन प्रणाली का मेन एडवांटेज क्या है? इसके पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए, अगर आप गौर करिए, अब मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, इसी क्वेश्चन को पलट के दूसरे वे में पूछ रहा है। क्या है ये देखिए, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से काम करती है? नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑलरेडी पार्ट है किसका?
लेजिस्लेचर का, विधायिका का। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट, कोई मतलब है द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो अभी पीछे चार्ट बनाए थे, अकाउंटेबल होगा आर्टिकल 75 क्लॉज 3। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट द इलेक्शन। हो सकते अगर किसी लीडर की डेथ हो जाए, बड़े लीडर की, मान लो पीएम की डेथ हो गई, तो अगर उनके पास मेजॉरिटी है, अभी 2 ही साल का टाइम है, तो वह राजनीतिक दल दोबारा अपना दावा प्रस्तुत करके सरकार बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। सेम ही क्वेश्चन था, नए कलेवर में पूछ दिया था। देखो लिख भी दिया यहाँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड फॉर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को कैबिनेट कहा जाता है। और कैबिनेट सारे बड़े डिपार्टमेंट्स के हेड मिनिस्टर्स जो होते हैं, पीएम उसी कैबिनेट का लीडर होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार के परिभाषा के अनुसार अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। देखो बेटा, संविधान क्या होता है? संविधान पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी डिफाइन करता है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा सीमित सरकार। ऐसा नहीं सरकार होलसोल नहीं है, होलसोल क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विधायिका द्वारा सरकार, ये होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। लोकप्रिय सरकार, ये कहते हैं यूएस के मॉडल को, जहां प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्ट बाय द पीपल होता है थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तीसरा होता है बहुदलीय सरकार। जनरली जो देश हमारा 2 पार्टी है, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी है, सपा, बसपा, आप, भाजपा, कांग्रेस, लोजपा, दुनिया भर की पार्टी आप सुनते रहते हैं। और सीमित सरकार, तो सीमित सरकार ही इसका जवाब है। संविधान क्या करता है? संविधान सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा, उनके आपकी क्या अथॉरिटी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है, दिस इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या इंटरप्रेट कर रहा है, संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार है। सरकार की शक्तियां भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से सीमित है, जो अनिवार्य रूप से राज्य की कार्रवाइयों के विरुद्ध हमें दिए गए। यानी कि राज्य मौलिक अधिकार जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 क्या करता है? वो राज्य के अगेंस्ट है। They cannot violated even by the state, ये पोजीशन चल रही है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड बाय मीन्स ऑफ द फंडामेंटल राइट enshrined in the part 3 of Indian Constitution that are essential given to against the state। देखो against the states actions, तो स्टेट्स कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकती है जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, सेम क्वेश्चन है, नए फॉर्म में पूछा गया। A representative government of a nation with federal structure, a government whose head enjoy nominal power, a government whose head enjoy nominal power, a government limited by the terms of the constitution। सेम जो पिछला इंटरप्रिटेशन है वही सेम होगा। क्लियर हो गया?
कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है ऐसी सरकार जो लिमिट्स के अंदर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार है, वही इंटरप्रिटेशन वही। Which one of the following in Indian polity is essential feature that indicates that it is federal in character? The independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has elected representatives from the constituent units. The union cabinet can have elected representatives from the regional party. The fundamental rights are enforceable by court of law. भारतीय राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि संघीय चरित्र की है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघ विधानमंडल वगैरह निर्वाचित प्रतिनिधियों से होते हैं, संघ मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय मौलिक अधिकार। देखो इसका सीधा सा आंसर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये जो फॉर्म है ये क्लियर स्पष्ट करता है ये भारतीय संघवाद का लक्षण। इसका इंटरप्रिटेशन दिया गया हमारे ब्रिटिश हमने वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड on the British model, but how does our model differ from that model? As a regard legislation, the British Parliament is supreme sovereign, but the India is power Parliament to legislate is limited. In Indian matters are related to the constitutionality of the amendment of the Act of the Parliament are referred to the Constitution bench by the Supreme Court. तो इसका आंसर होगा both 1 and 2। क्या कह रहा है? हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन हमारा मॉडल उस मॉडल से किस तरह से अलग है। देखो अब क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है? पहला, कानून बनाने के मामले में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है, बिल्कुल सही है। लेकिन भारत में संसद की कानून बनाने की शक्ति क्या है? सीमित है। सीमित कैसे है? ड्यू टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान की वजह से सीमित सरकार है हमारे यहाँ। तो लेजिस्लेचर को कुछ भी लेजिस्लेट करने का पावर नहीं है। ब्रिटेन के बारे में कहा गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज अ मैन इन अ वुमेन, अदरवाइज कैन मेक एनी लॉ एनी चेंजेस। ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। इसलिए जो लॉ मेकिंग बॉडी है यानी कि लेजिस्लेचर बिकम द सोवरेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजा जाता है। इन इंडिया, मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है, यानी कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का भी प्रोविजन है और सरकार का जो पावर है वो लिमिटेड है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वैसे नहीं है जैसे ब्रिटेन में है। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन को दोस्तों हम यही खत्म कर रहे हैं। कल फिर अगले सेशन में मिलेंगे अगले 10-12 क्वेश्चंस के साथ। इस एनालिसिस को प्रॉपर आप समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर इसके रिगार्डिंग आपका आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं हमको। ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, एड्रेस है। एक हमने कोर्स लॉन्च किया है 100 डेज का क्रैश कोर्स, 5 आवर क्लासेस, डेली क्विज, टेस्ट असेसमेंट, यूपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस। प्रैक्टिस इज द की ऑफ द ट्रिनिटी आईएएस। देखो प्रीलिम्स का जो मेन सोर्स है वो है प्रैक्टिस की। आप कितना ज़्यादा, कितने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह 500 क्वेश्चन डील करें, आप 5 क्वेश्चन डील करो, क्वेश्चन को समझो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखो, तब आपको चीज़ें आएंगी। एक हमने 100 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है, आप इससे लाइव भी जुड़ सकते हैं। 1 फरवरी से हम इसको लॉन्च करेंगे, तो आप बिल्कुल उसमें जुड़िए। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच।